हेलो स्टूडेंट्स। वर्मा गेस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। वर्मा गेस पेपर में से हम लोग कंप्यूटर साइंस का यूनिट डेटाबेस एंड एसक्यूएल इस टॉपिक को हम लोग देख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में एमसीक्यू कर लिया था डेटाबेस और एसक्यूएल से, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे थे। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस अभी आपको बताए जा रहे हैं सब्जेक्टिव में, ये सभी 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी प्रश्न इधर का अभी कोई 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिलेशंस टू डिराइव रिजल्ट रिलेशंस। आप चाहें तो इसका आंसर बस इतना लिख सकते हैं कि इट इज अन अलजेब्रा। ये एक ऐसा अलजेब्रा होता है दैट डील्स विथ, ठीक है, जो कि डील करता है किसके साथ? डील्स विथ रिलेशंस। रिलेशंस के साथ डील्स करता है। रिलेशंस का मतलब क्या होता है? रिलेशंस का मतलब टेबल होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा होता है जो रिलेशंस यानी टेबल के ऊपर ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो इनपुट में है ना, हेयर हम लोग इनपुट के रूप में क्या लेते हैं? टेबल लेते हैं। एक टेबल या एक से अधिक टेबल्स। और आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है? आउटपुट के रूप में भी आपको टेबल ही मिलता है। और याद रखिएगा, टेबल के लिए हम लोग बार बार शब्द इस्तेमाल करेंगे, रिलेशंस। यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में? होता है आपका सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेशन। दूसरा प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तीसरा सेट यूनियन ऑपरेशन। फिर फोर्थ कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट। फिर होता है सेट डिफरेंस ऑपरेशन। और एक होता है आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल समझा दिया गया साधारण शब्दों में कि रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा होता है दैट डील्स विद रिलेशन, जो रिलेशन यानी टेबल के ऊपर काम करता है। यहाँ पर आप इनपुट के रूप में टेबल लेते हैं, एक लेते हैं, एक टेबल लेते हैं, एक से ज्यादा टेबल लेते हैं, और आउटपुट के रूप में भी आपको टेबल मिलता है। वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो रिलेशनल अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं? सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन। बाकी अभी आपको इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। डिफाइन रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में आपको बताना है। देखिए, कुछ लाइन यहाँ पर आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ कि उन्हीं को देखना, ठीक है। और स्टूडेंट्स यही कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पे लिखिए, ठीक है। 2-4 लाइन ही लिखना होता है, ज्यादा तो लिखना है नहीं, ठीक है। तो 2-4 लाइन ही लिखिए, क्योंकि ऐसे भी आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। यहाँ पर बताया गया है द रिलेशनल डेटा मॉडल uses a collection of tables to represent both data and the relationship among data। रिलेशनल डेटा मॉडल इस्तेमाल करता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स को, यानी रिलेशनल डेटा मॉडल में टेबल्स होते हैं टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा, और इन टेबल के माध्यम से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और डेटा के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि रिलेशनल डेटा मॉडल में जिस टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस टेबल के बारे में जान लिए। अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल जो होता है वो रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। एंड इच रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन्स सेम फील्ड। और हर एक रिकॉर्ड में, ठीक है, हर एक रिकॉर्ड में जो आप डेटा देखेंगे, है ना, वो सेम फील्ड से होगा। अब यहाँ पर क्या है हम लोगों का? जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में मार्क्स, यहाँ पर इंग्लिश में मार्क्स। एक टेबल हम लोग बना रहे हैं। अब इस टेबल में रोल नंबर दिया हुआ मान लीजिए 23,
हिंदी में मार्क्स 80, इंग्लिश में मार्क्स 90, रोल नंबर 15, हिंदी में मार्क्स 75, इंग्लिश में मार्क्स 75। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेबल क्या होता है, तो बताया गया टेबल जो होता है उसमें वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड देख रहे हैं। अगर हम कहें कि ये जो रिकॉर्ड है किससे मिलकर बना है, ये रिकॉर्ड कॉलम से मिलकर बना है। ठीक है। जैसे हम लोग बात करें इस पहले रिकॉर्ड को, तो पहला रिकॉर्ड जो है उसमें 3 कॉलम को शामिल किया गया है, रोल नंबर, हिंदी और इंग्लिश। उसी प्रकार से जो दूसरा रिकॉर्ड है उसमें भी क्या है, आपका रोल नंबर, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कहने का कोशिश किया गया है। आगे और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना लिखना होगा कि रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स में। टेबल्स जो होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, और एक रो जो होता है वो बहुत सारे कॉलम्स का डेटा को कंबाइन करके दिखलाता है। ठीक है। और ये जो है, और इससे रिलेटेड और कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी 3 अंक के लिए होंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस आंसर को अगर आपको समझाना था तो आप टेबल का जरूर डायग्राम बनाइए। ठीक है, टेबल का डायग्राम बनाइएगा तो ये आपके लिए और अच्छा होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। इस प्रश्न को बिल्कुल मत देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके नहीं आएंगे। प्रश्न संख्या 9, व्हाट इज प्राइमरी की इन अ टेबल। किसी टेबल में प्राइमरी की क्या होता है। द प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशनल टेबल, या सिंपली कह सकते हैं कि प्राइमरी की ऑफ अ टेबल यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रो इन अ टेबल। यहां पर यह जान लेना है कि मान लीजिए हमने कोई टेबल बनाया और उस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है। जैसे फिर से हम लोग उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, रोल नंबर है, हिंदी में मार्क्स है, इंग्लिश में मार्क्स है, रोल नंबर 2। ठीक है। और चलिए एक कॉलम हम लोग और जोड़ लेते हैं, नेम। मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है, उसका रोल नंबर 2 है, हिंदी में 70, इंग्लिश में 80। एक मोहन नाम का लड़का है, रोल नंबर 13, हिंदी में 65, इंग्लिश में 90। और राम नाम का एक और लड़का है उसी क्लास में है, लेकिन उसका रोल नंबर 15 है, हिंदी में उसका 80 और इंग्लिश में 85। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कॉलम है जिसकी मदद से आप कहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे कि रोल नंबर से ही तो पहचाना जाएगा कि सारे स्टूडेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, ये राम अलग है और ये राम अलग है। फर्क कैसे मालूम चलेगा, रोल नंबर के चलते। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको सुधार के मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। कोई भी टेबल में प्राइमरी की किसी कॉलम को बोलते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम को बोलते हैं जिससे आप रिकॉर्ड्स को अलग अलग पहचान पाए ना, लिखा हुआ है यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रो इन द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड को अलग अलग पहचानने के लिए जो कॉलम होता है उस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। नाउ, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू थिंक ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर दिस। इसको मत देखिएगा, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क ऑन द डेटाबेस सिस्टम। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेटाबेस सिस्टम में कितने प्रकार के यूजर्स काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ कहानी यहाँ पर लिखा हुआ है, इन कहानी को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से लिखेंगे, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम यूजर्स। डेटाबेस सिस्टम यूजर्स 3 प्रकार के होते हैं, डिफरेंशिएटेड बाय, उनमें अंतर कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएटेड बाय द वे दे एक्सेप्ट टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मतलब यूजर्स किस प्रकार से आपके डेटाबेस से जुड़ा हुआ है उस आधार पर यूजर का कैटेगरी यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। तो जो यूजर जिस तरीके से आपके डेटाबेस से जुड़ा हुआ है उस अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं। पहला है आपका एंड यूजर। एंड यूजर कौन होता है,
एन एंड यूजर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ कंप्यूटर ट्रेंड पर्सन। एंड यूजर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता है, बट यूजेस द डेटाबेस टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन। लेकिन वह डेटाबेस को यूज करता है डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम अ कस्टमर रिट्रीविंग द ट्रेन डिटेल इज एन एंड यूजर। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में कोई कस्टमर है, वो जाकर के किसी से जानकारी लेता है, या वो रेलवे स्टेशन जाकर के वो जानकारी लेता है, ट्रेन का डिटेल का जानकारी लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एंड यूजर कहलाएगा। अगला जो यूजर, याद रखिएगा ये प्रश्न एक बार आ चुका है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अगला जो यूजर है उसको कहते हैं एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। कौन होता है ये भी डेटाबेस से संबंधित यूजर है। दिस यूजर इज कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ द डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल। ये जो यूजर होता है उसका संबंध डेटाबेस से उसके लॉजिकल स्तर पर होता है। लॉजिकल स्तर का मतलब होता है व्हाट ऑल डेटा कंस्टिट्यूट्स द डेटाबेस। मतलब उसको जानकारी होता है कि ये डेटाबेस किन किन डेटा से मिलकर बना है। इसके अलावा व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंटिटीज इटीसी। उसको इस बात की भी जानकारी होती है कि डेटाबेस में जितने भी डेटा एंटिटीज हैं, जितने भी डेटा हैं, उनके बीच रिलेशनशिप यानी संबंध क्या है। विदाउट कंसिडरिंग द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि फिजिकल तौर पर यानी हार्डवेयर लेवल तौर पर किस प्रकार से डेटा कंप्यूटर के अंदर या डेटाबेस के अंदर किस प्रकार से स्टोर है। हार्डवेयर लेवल पर या फिजिकल लेवल पर इसकी जानकारी नहीं होती है। सीधा सा अर्थ है लॉजिकल लेवल वाली जानकारी होती है एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट को। थर्ड, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। ये कौन सा यूजर होता है? दिस यूजर इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। यह जो यूजर होता है इसको जानकारी होता है कि फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल क्या है डेटाबेस का, यानी डेटाबेस जो है किस स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, कौन सा स्टोरेज टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, या कौन से स्टोरेज टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हार्डवेयर लेवल पर अगर बात करें तो हार्डवेयर लेवल पर किस प्रकार से आपका डेटाबेस इंप्लीमेंट किया गया है, इसको हम लोग उस यूजर को हम लोग जो इस चीज की जानकारी रखता है उस यूजर को हम लोग फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। तो ये सवाल जो है ये पीवाईक्यू से है। अगला प्रश्न, कई बार ये प्रश्न आया है, ठीक है, कई बार एमसीक्यू के रूप में पूछा है। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट, डेटा रिडंडेंसी से जुड़ा हुआ कौन सा प्रॉब्लम होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम लोग डेटा रिडंडेंसी का मतलब को जानते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा रिडंडेंसी। डेटा का डुप्लीकेशन डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। इसके चलते क्या प्रॉब्लम होता है इसको भी जान ही लीजिए। इट लीड्स टू प्रॉब्लम लाइक वेस्टेज ऑफ स्पेस। इसके चलते जो स्पेस होता है उसका बर्बादी होता है। एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, और डेटा इनकंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम होता है। तो वेस्टेज ऑफ स्पेस ये एक प्रॉब्लम है और डेटा इनकंसिस्टेंसी ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न, व्हाट आर व्यूज? व्हाट आर व्यूज ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ आर दे यूजफुल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है व्यू। अ व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। व्यू एक वर्चुअल इमेजिनरी है ना, काल्पनिक ऐसा समझिए। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ऑन राइट, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, बट इज इंस्टीड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलेइंग बेस टेबल। यानी व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो डेटा को किसी अन्य टेबल में से है ना लेकर के दिखाता है।
तो किसी अन्य टेबल को यहाँ पर बेस टेबल कहा गया है, तो किसी अन्य टेबल के डेटा को ये टेबल अपने अंदर दिखाता है, तो केवल दिखाने का काम करता है, वो भी डेटा इसका अपना नहीं होता है, इसलिए इसको व्यू कहते हैं। आगे बताया गया है, द व्यू इज अ काइंड ऑफ टेबल whose contents are taken upon other tables depending upon a given query condition। व्यू एक प्रकार का ऐसा टेबल होता है जिसके कंटेंट मतलब जिस टेबल का डेटा जो होता है वो दूसरे टेबल के डेटा पे डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के आधार पर। यानी हम लोग कुछ कंडीशंस लगाएं और किसी अन्य टेबल का डेटा को इस इमेजिनरी टेबल में दिखाएं, तो इस इमेजिनरी टेबल को हम लोग व्यू कहते हैं। आगे बताया गया है, नो स्टोर्ड फाइल इज क्रिएटेड टू स्टोर द कंटेंट ऑफ व्यू, rather इट definitions इज stored only। ठीक है, तो ये इसके लिए ये लाइन को आप ना लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे हम बात करते हैं इसका यूजफुलनेस का। द यूजफुलनेस ऑफ व्यू लाइज इन द फैक्ट दैट they provide an excellent way to give people access to some but not all of the information in a table। अगर हम व्यू के यूजफुलनेस के बारे में बात करें तो ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये किसी भी डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने दिखाता है। जैसे कि मुझको यानी किसी यूजर को कोई डेटा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ चाहिए, तो वहां पर ये व्यू काम आता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये पुराने समय में ये प्रश्न आते थे, ठीक है, आज से 7 8 साल 8 साल पहले। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के जैसा अगर हम एक प्रश्न देखें 15 नंबर, आपसे पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाइए। तो अभी हमने रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वही हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पहला ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो दो टेबल पे काम करता है। ठीक है, पहले इसका जो सिंबल होता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक ऑपरेशन है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। और क्रॉस के इधर भी क्या होता है, टेबल होता है, कोई टेबल, टेबल 1। और क्रॉस के इधर भी क्या होता है, कोई अन्य टेबल होता है, टेबल 2। तो दो टेबल के कंटेंट को मिला करके हम तीसरे टेबल में दिखाते हैं, जिसमें क्या होता है कि पहले टेबल का भी डेटा रहेगा 1 का और दूसरे टेबल का डेटा भी रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इतना लिख देना अगर आया भी तो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन। इट इज डिनोटेड बाई, है ना, क्रॉस साइन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द वेरियस डेटा मॉडल्स अवेलेबल फॉर डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में कौन कौन से डेटा मॉडल होते हैं। देखिए उसका उत्तर ये है, डेटा मॉडल बहुत सारे तरह का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में और आपके बुक में केवल 3 पढ़ाने के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो व्हाट आर द वेरियस डेटा मॉडल उसके बारे में पूछा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ समझाया गया कि डेटा मॉडल होता क्या है। देखिए, डेटा मॉडल के बारे में कहा गया है कि अ डेटा मॉडल प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस एट फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। डेटा मॉडल ये प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार से हम डेटाबेस को डिजाइन करें। ठीक है, और जब भी कोई डेटाबेस बनता है उसका 3 लेवल होता है, ये एक अलग टॉपिक में पढ़ना होता है 3 लेवल के बारे में। कौन कौन सा लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। यानी कोई भी डेटाबेस बनता है तो 3 लेवल के तहत बनता है, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू। तो डेटा मॉडल जो होता है वो ये बताता है कि किस प्रकार से डेटाबेस को डिजाइन किया गया है। The three data models that are used for database system are hierarchical data model, second network data model, third relational data model। देखिए hierarchical data model के बारे में क्या है। The hierarchical model is similar to the network model।
जो हम लोग नेटवर्क मॉडल पढ़ेंगे उसी के जैसा ही होता है, इन द सेंस दैट डेटा एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा, द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज कलेक्शन ऑफ ट्री rather देन अ आर्बिटरी ग्राफ। इसको आप थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से सुधार के लिख सकते हैं कि इट इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स के कलेक्शन होते हैं। ये भी लिखना होगा, रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड, या रिकॉर्ड्स आर, हाँ कनेक्टेड भी लिख सकते हैं, रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड वाया लिंक। रिकॉर्ड्स जो है वो लिंक के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि शेप इज ट्री लाइक। ठीक है, ट्री लाइक, ये जो आपका मॉडल है, इसका जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है वो ट्री के जैसा होता है। ये हो जाएगा आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल का 3 पॉइंट, ये लिखेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि नेटवर्क डेटा मॉडल का आंसर, तो देखिए नेटवर्क डेटा मॉडल में भी पहला पॉइंट वही होगा, दूसरा पॉइंट में भी वही लिखेंगे। बस जो तीसरा पॉइंट होगा वो तीसरा पॉइंट ये वाला ना लिख करके, है ना, शेप, शेप के बारे में क्या लिखेंगे कि शेप जो होता है, शेप इज कैसा होता है, ग्राफ लाइक, है ना, ग्राफ लाइक, ग्राफ की तरह होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता दिया है कि हायरार्किकल डेटा मॉडल का ये 3 पॉइंट लिखिएगा और नेटवर्क डेटा मॉडल का भी 3 पॉइंट लिखिएगा। आखिरी का जो थर्ड पॉइंट है वो नेटवर्क डेटा मॉडल का बदल जाएगा। हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है वो ट्री शेप लाइक होता है, और नेटवर्क डेटा मॉडल जो होता है वो ग्राफ शेप लाइक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनल मॉडल के बारे में। रिलेशनल मॉडल बड़ा आसान है। यहाँ पर क्या होता है कि द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डेटा बाय कलेक्शन ऑफ टेबल्स। आप इसको साधारण शब्दों में लिखिए कि रिलेशनल डेटा मॉडल, इन रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग ऊपर भी थोड़ा सा देखे थे, पढ़े थे रिलेशनल मॉडल के बारे में। तो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स। ठीक है, यहां पर लिखना पड़ेगा टेबल्स इज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल के बारे में बता दीजिए कि टेबल क्या होता है। ठीक, और आपको ये भी बताना है कि ऑल टेबल्स, यानी रिलेशनल डेटा मॉडल में जितने भी टेबल होते हैं, ऑल टेबल्स आर लिंक्ड, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है वही चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो अंतर नहीं बताना है, आगे चलते हैं। अगला भी जो प्रश्न है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में, है ना, तरह तरह का जो लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, या सीधा सा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम में वेरियस लेवल्स क्या क्या है ना, सबके बारे में लिखिए। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तीन होता है, 3 लेवल होता है। देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है ये भी समझ लिया। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डेटा को छुपाना, ठीक है, डेटा को हाइड करना, है ना, मतलब जिसको डेटा से जितना मतलब है उसको, उस डेटा को उतना ही दिखाना। ठीक है, तो 3 तरह का जो हम लोग यूजर पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, 3 तरह का यूजर, तो 3 तरह के लेवल पर वो 3 तरह का यूजर जो है वो सही बैठता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल या फिजिकल व्यू, ये जो कह रहा है ना, इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल या फिजिकल व्यू। तो याद होगा आपने एक यूजर पढ़ा था कुछ देर पहले, हम जस्ट पढ़े थे, फिजिकल सिस्टम, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। तो वो जो यूजर होता है ना वो इस लेवल पे काम करता है। ठीक है, क्या बताया गया है इंटरनल या फिजिकल लेवल के बारे में। अच्छा, एक चीज और भी है, एमसीक्यू के लिए भी सवाल हो सकता है कि इंटरनल लेवल को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है
इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब छुपाने का, सबसे लोवेस्ट जो लेवल है वो होता है आपका ये इंटरनल लेवल। तो ये भी एमसीक्यू में सवाल हो सकता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है, तो आपको बताना है इंटरनल लेवल। द इंटरनल लेवल इज द वन क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज, है ना। ये जो फिजिकल, ये जो इंटरनल लेवल है, ये किसके करीब माना जाता है, फिजिकल स्टोरेज के करीब माना जाता है। दिस लेवल इज ऑल्सो समटाइम्स टर्म्ड एज फिजिकल लेवल। उसी चीज को फिर से दोहरा रहा है कि इसको हम लोग इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल भी कहते हैं। हाँ, यहां से इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडियम। ये डिस्क्राइब करता है कि जो डेटा है वो एक्चुअली किस प्रकार से आपके स्टोरेज मीडियम में स्टोर है ना। एट दिस लेवल, इस लेवल पे कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। इस लेवल में क्या होता है कि जो लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो जटिल हम लोग कह सकते हैं ना, जो डेटा स्ट्रक्चर की जो जटिलता है उसको डिटेल में बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है इंटरनल लेवल पर। अब बात करते हैं हम लोग कंसेप्चुअल लेवल, जिसको कि हम लोग लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, या इसको हम लोग लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं। दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना, इस लेवल में क्या होता है, डिस्क्राइब्स, ये लेवल ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, है ना। इस लेवल पर इस चीज के बारे में बातचीत होता है कि डेटाबेस में एक्चुअली क्या डेटा स्टोर है। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग अमोंग डेटा। ये भी डिस्क्राइब करता है कि जितने भी डेटा है ना, उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। एट दिस लेवल, द, इस लेवल पर डेटाबेस इज डिस्क्राइब्ड लॉजिकली इन टर्म्स ऑफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। इस लेवल में क्या होता है कि हम डेटाबेस को लॉजिकल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। लॉजिकल तौर पर डिस्क्राइब करने का मतलब कि इसके सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का बातचीत हम लोग कहाँ कर देते हैं, इंटरनल लेवल पर। जब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की बात कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ आपका इस लॉजिकल लेवल पर। द यूजर्स ऑफ दिस लेवल आर कंसर्न अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट इन द डेटाबेस। इस लेवल के जो यूजर होते हैं उसको इस बात की जानकारी होती है कि डेटाबेस में क्या जानकारी स्टोर करके रखा गया है, डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर करके रखा गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से आपको इत्मीनान से बता रहे हैं। अगला सवाल, तो अगला पॉइंट जो है उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल लेवल, या व्यू लेवल, या यूजर व्यू। दिस इज द क्लोजेस्ट लेवल टू द यूजर्स। ये जो लेवल है ये आम यूजर के काफी करीब माना गया है, या होता है, आम यूजर के करीब होता भी है। एंड इज कंसर्न्ड विथ द वे इन विच द डेटा आर व्यूड बाय द इंडिविजुअल यूजर्स। यहां पर कह रहा है इज कंसर्न्ड, मतलब इसका संबंध जो है विथ द डेटा इन विच द डेटा आर व्यूड बाय द इंडिविजुअल यूजर्स। मतलब एक आम यूजर जो है ना, एक आम यूजर डेटाबेस का जो डेटा को देखता है, ये किस स्तर पर बात होता है, वो आपका एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल पे बात होता है। आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं, आप लोग अपना रोल कोड रोल नंबर डाल करके अपना रिजल्ट को देखते हैं, तो वो डेटाबेस का एक्सटर्नल लेवल कहलाएगा। मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर नॉट कंसर्न विथ ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। मोस्टली जितने भी यूजर्स होते हैं, जो आम यूजर होते हैं, उसको जानकारी नहीं होता है कि डेटाबेस में क्या क्या जानकारियां स्टोर हैं, क्या क्या डेटा स्टोर है। क्या आपको पता होता है जब आप रिजल्ट देखने जाते हैं तो इंटरनेट पर, कि जहां से डेटा आपको रिजल्ट निकाल करके जहां से दिखाया जा रहा है वहां पर क्या क्या चीजें स्टोर है, आपको नहीं मालूम, ठीक। दे ओनली नीड अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस रिलेवेंट टू देम। यानी इस लेवल पे क्या होता है कि आपके मतलब का केवल डाटा को दिखाया जाता है, यानी बहुत सारे डेटा में से
वो डेटा का केवल उतना हिस्सा दिखाया जाता है ना, डेटाबेस का केवल उतना हिस्सा दिखाया जाता है जिसका आपसे मतलब है। जैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है तो आप अपना रोल नंबर रोल कोड डालोगे तो केवल केवल और केवल आपका ही रिजल्ट दिखाएगा, 4-5 लोग का साथ में तो नहीं दिखाने लगेगा, ठीक है। हाँ, किसी अन्य का अगर रिजल्ट देखना है तो फिर उसका रोल नंबर रोल कोड डालो। तो ये एक्सटर्नल व्यू है। टू सिंप्लीफाई सच यूजर्स इंटरेक्शन विद द सिस्टम, दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज डिफाइंड। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना बता दिए वो काफी है लिखना, ठीक है। अच्छा, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम दस प्रोवाइड्स मेनी व्यूज फॉर द सेम डेटाबेस। एक डेटाबेस है तो उसके बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये याद रखना एमसीक्यू के लिए हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो है सबसे आखिरी में जो व्यू है, या जिसको हम लोग अभी यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल बोल रहे हैं सबसे आखिरी में, ये कितने होते हैं, तो ये मेनी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा लॉजिकल लेवल कितना होता है, तो केवल एक होता है डेटाबेस का। और अगर कोई पूछे कि फिजिकल लेवल, एमसीक्यू में सवाल हो सकता है, चांसेस तो कम है लेकिन मान लीजिए ऐसा आ गया तो फिर क्या कीजिएगा। तो फिजिकल लेवल जो होता है वो भी केवल एक ही होता है, एक डेटाबेस का। अब हम लोग बात करते हैं 18 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। इसका संबंध टेबल से है, ठीक है। टेबल को कल्पना कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कार्डिनलिटी कहा जाता है, इट इज रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स, यानी रोज, रोज यानी रिकॉर्ड्स। तो किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स होता है ना, उन रिकॉर्ड्स की संख्या को हम लोग कार्डिनिटी बोलते हैं। और रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल होता है, तो किसी रिलेशन में यानी किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो टपल्स होते हैं, उसकी संख्या को कार्डिनिटी बोलते हैं। दूसरा है डिग्री। डिग्री के बारे में कहा जाता है, इट इज द रिलेशन टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन इच टपल। अब इच टपल यहाँ पर जो है ना, ये ये भी सही है, या इच टपल के जगह पर आप लिख सकते हैं इन अ रिलेशन, यानी किसी टेबल में कॉलम की संख्या को, किसी टेबल में कॉलम की संख्या को डिग्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मत देखिएगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म वगैरह जो है बहुत पुराने समय में आया करता था, ठीक है। अच्छा, की क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, की जो होता है वो कॉलम को बोलते हैं। कॉलम यानी कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। याद रखिएगा एक चीज कि जो टेबल होता है ना, टेबल में कॉलम भी होता है और रो भी होता है, ठीक। तो कॉलम के लिए वर्ड होता है डेटाबेस में एट्रीब्यूट, और रो के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टपल, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है की क्या है, तो किसी टेबल में जो कॉलम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की जगह पर हम एट्रीब्यूट वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। की इज एन एट्रीब्यूट्स और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टपल। किसी रिकॉर्ड को, है ना, टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए कि हाँ ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है, तो उसके लिए जो कॉलम्स होते हैं उस टेबल के, है ना, कॉलम के माध्यम से यानी एट्रीब्यूट के माध्यम से ही हम अलग अलग रिकॉर्ड को पहचान करा पाते हैं, तो उन कॉलम को हम लोग की बोलते हैं। अगला जो 20 नंबर है ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन किसको बोलते हैं, अभी बताया गया टेबल को बोलते हैं। अ रिलेशन इज अ टेबल हैविंग एटॉमिक वैल्यूज, ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज, रोज एंड अनऑर्डर्ड रोज एंड कॉलम्स। इतना भारी चीज आपको नहीं लिखना है, आप केवल सिंपली लिख देना कि इन रिलेशनल डेटा मॉडल, इन रिलेशनल डेटा मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन इज बिल्ड फ्रॉम, बिल्ड मतलब बनना होता है, कैसे बनता है, तो रो एंड कॉलम से, रो और कॉलम से मिलके बनता है, ठीक। अच्छा, बी नंबर, टपल अभी बताए हैं। अ रो इन अ रिलेशन इज नॉन एज टपल। जो रो होता है, जो रिकॉर्ड होता है टेबल का, उसको टपल बोलते हैं। एट्रीब्यूट भी आपको बताया गया है। अ कॉलम ऑफ अ टेबल, यहाँ एस लिख दिया है, यहाँ टेबल होगा। अ कॉलम ऑफ अ टेबल इज नॉन एज एट्रीब्यूट। अच्छा, अगला प्रश्न है डोमेन किसको बोलते हैं। देखिए, डोमेन को अगर आपको समझना है तो डोमेन के लिए कुछ हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
इमेजिन कीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, क्लास 12 में आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है 12th के लिए, और उसमें से 50 बच्चों का जो चयन हुआ है किसी कंपटीशन के लिए हुआ है। ठीक है, 100 में से कितने का? 50 का। तो एक टेबल बनाया गया। इस टेबल में हमने उन 50 का रोल नंबर, नेम, एज और फोन नंबर रखा। कितने लोगों का इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? 50 लोगों का, क्योंकि ये टेबल हम बनाए ही इसलिए हैं कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसको हम इस टेबल में स्टोर करें। तो जब आप यहाँ पर रोल नंबर स्टोर करना शुरू करते हैं, तो ये रोल नंबर इन्हीं 100 में से 50 लोगों का रोल नंबर आएगा। जो 100 बच्चे हैं, उन्हीं 100 बच्चे में से 50 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो कह सकते हैं ना कि इन्हीं 100 में से बच्चों का जो है ना, इन्हीं 100 बच्चों में से 50 बच्चों का जो है इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर किया जाएगा। तो ये जो 100 है ना, इस 100 का जो कलेक्शन है, इसको ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज। ये पूल ऑफ वैल्यूज होता है फ्रॉम इच, जहां से द एक्चुअल वैल्यू, जहां से जो एक्चुअल वैल्यू जो है अपीयर्स इन अ गिवन कॉलम्स आर ड्रॉन। यानी डोमेन जो होता है वो पूल ऑफ वैल्यू होता है, और कोई टेबल बना है, उस टेबल में किसी कॉलम में है ना, इसी 100 में से 50 लोगों का नाम, 50 लोगों का रोल नंबर आपको इस कॉलम में दिखेगा, है ना, 50 लोगों का रोल नंबर। तो ये जो 100 का कलेक्शन है, इसको डोमेन बोलते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसके ऊपर बताया भी था, यहाँ लगता है थोड़ा सा अच्छे से दिखाया है। यहाँ का डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन ए एंड बी रिटन एज ए इंटू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दो रिलेशन यानी दो टेबल का होता है। जैसे मान लिया कि ए और बी दो रिलेशन है, ए और बी दो टेबल है, तो उसको लिखा जाएगा ए इंटू बी। रिजल्ट्स इनटू अ न्यू रिलेशन, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद आपको एक नया रिलेशन, एक नया टेबल मिलेगा विथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टपल्स ऑफ द टू रिलेशंस ऑपरेटेड अपॉन। कहने का मतलब, इस ए नाम का जो आपका टेबल होगा, बी नाम का जो टेबल होगा, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, इसमें कुछ रिकॉर्ड होंगे, है ना। जैसे दो रिकॉर्ड इसमें है, और इसमें कितना रिकॉर्ड है? मान लीजिए 3 रिकॉर्ड है। जैसे एक रिकॉर्ड का नाम एक्स वाई है, और यहाँ एक रिकॉर्ड है ए बी सी। तो एक्स इससे, इससे और इससे मिल करके 3 रिकॉर्ड बनाएगा, और ये वाई भी इससे, ए से, बी से, सी से मिलकर 3 रिकॉर्ड बनाएगा, यानी 6 रिकॉर्ड बनाएगा। तो सारा कॉम्बिनेशन को लेकर के चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी बात के यहाँ आगे ये भी लिखा हुआ है कि ऑल टपल्स, मतलब दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड्स होंगे, है ना, दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड्स होंगे, ऑल टपल्स ऑफ रिलेशन आर कॉन्केटेनेटेड विथ ऑल टपल्स ऑफ सेकंड रिलेशन। चलिए, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको लिख भी सकते हो। अब यहाँ पर कुछ सवाल है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। ठीक है। द प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशनल टेबल यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की जो होता है वो टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉलम होता है। प्राइमरी प्राइमरी की क्या होता है? टेबल में वो कॉलम, ध्यान से सुनेंगे, टेबल का वो कॉलम जिससे आप रिकॉर्ड्स को अलग अलग पहचानते हो, उस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक टेबल और कभी कभी सॉरी, कभी कभी एक कॉलम और कभी कभी एक से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं। इन सम टेबल्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, कभी कभी मोर देन वन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम होता है, कभी कभी एक से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करके, है ना, इज डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की, तब उसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। आगे, इन दैट केस प्राइमरी की इज कॉल्ड एज कंपोजिट की। जब आपको दो कॉलम को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं, तब उसको कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है। आगे कहा गया है कि रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल होता है, उसमें जो टेबल बनता है, मस्ट ऑलवेज हैव वन एंड ओनली वन प्राइमरी की। तो किसी भी टेबल में केवल एक प्राइमरी की बनेगा, भले प्राइमरी की बनाने के लिए आप एक कॉलम से प्राइमरी की बनाएं या
एक से अधिक कॉलम को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बनाया, तो प्राइमरी की हमेशा एक ही बनेगा। अगला प्रश्न है कैंडिडेट की। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे आप प्राइमरी की और कैंडिडेट की दोनों समझ जाइएगा। यहाँ पर मान लेते हैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, जिसमें डेटा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम और एज। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि राजू नाम का 3 स्टूडेंट है, राजू नाम का 3 स्टूडेंट है, तो तीनों का रोल नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, 3 अलग अलग लड़के हैं राजू नाम का, तो तीनों का रोल नंबर अलग अलग होगा। तो अगर कहा जाए कि किसी राजू को पहचानना है कि ये राजू अलग है वो राजू अलग है, तो कैसे पहचानेंगे, रोल नंबर से। अगर टेबल दिखा के पूछा जाए तो रोल नंबर से, कि रोल नंबर 6 वाला राजू अलग है, 16 वाला अलग है, 13 वाला अलग है। अब बात करते हैं हम लोग एडमिशन नंबर का। तो एडमिशन नंबर भी तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे 032 है ना, 065 या 093, इस तरीके से। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्राइमरी की अगर बनाना हो तो हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर से हम स्टूडेंट को अलग अलग पहचान सकते हैं। और चाहे तो हम एडमिशन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि एडमिशन नंबर से भी अलग अलग स्टूडेंट को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो गया। ठीक है, एडमिशन नंबर को भी प्राइमरी की बनाने का और रोल नंबर को बनाने का, लेकिन बनाना तो केवल एक ही प्राइमरी की होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया और एडमिशन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या थे, कैंडिडेट थे। इन दोनों कॉलम के माध्यम से हम रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते थे। तो वही यहाँ पर कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, तो सेट मतलब ये एडमिशन नंबर, रोल नंबर, द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इच टपल ऑफ अ रिलेशन, जो टेबल के प्रत्येक टपल यानी प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो, और कॉल्ड एज कैंडिडेट की, कैंडिडेट की कहते हैं। इच टेबल में हैव वन और मोर कैंडिडेट की, हो सकता है किसी टेबल में एक ही कैंडिडेट की हो, दो कॉलम सक्षम ना हो, केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है, एंड वन ऑफ देम विल बिकम्स द प्राइमरी की, तो किसी टेबल में एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट की होंगे, तो एक अगर कैंडिडेट की है तो चलो कोई बात नहीं, उसको प्राइमरी की बना देंगे। लेकिन अगर दो कैंडिडेट की हैं तो वैसी स्थिति में हम केवल एक को प्राइमरी की बना पाएंगे। अब आता है अल्टरनेट की किसको कहते हैं। मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में हमने रोल नंबर को, है ना, इस वाले एग्जांपल में हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया, लेकिन हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया। तो जो जिसको जो प्राइमरी की बन सकता था एडमिशन नंबर, लेकिन हमने रोल नंबर को बना दिया, तो इस एडमिशन नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। एक ऐसा कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, जैसे एडमिशन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, यूनिक की, यूनिक नहीं, ये कहलाएगा हम लोग का अल्टरनेट की।